नमस्कार, खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया कुमार। आज हम बात करेंगे क्या विपक्ष एकजुट होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पटना में हुई विपक्षी दलों की महाबैठक न सिर्फ कई मायनों में ऐतिहासिक रही बल्कि अपने उद्देश्यों में भी पूरी तरह सफल रही है। इस बैठक ने देश में नए विकल्प का स्पष्ट संकेत कर दिया है। इस मायने में इसने अपनी सार्थकता भी सिद्ध कर दी है। विपक्षी दलों ने यह भी दिखाया कि वो केंद्र की एनडीए सरकार के समक्ष सशक्त चुनौती पेश करने में सक्षम है। बैठक में एनडीए से मुकाबले के लिए एक राय बनाना और एक राय बनना गैर भाजपा दलों के लिए एक तरह से सुखद संदेश है। अलग अलग सोच वाले नेताओं को एक साथ लाना बड़ी सफलता है। 46 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला है कि अधिकांश विपक्षी दल साथ बैठे हों। इसके साथ ही विपक्ष के सामने अब कई चुनौतियां भी हैं। साल 1977 के बाद पहली बार विपक्षी एकता को लेकर ऐसा परिदृश्य देखने को मिला है। इससे पहले भी कई बार विपक्षी दल मिले, गठबंधन भी बना, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतने दल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने को सहजता से तैयार हो गए हैं। उनमें सामंजस्य और भरपूर आत्मविश्वास भी दिख रहा है। वो ये संदेश देने में सफल रहे कि वो सब मिलकर लड़े तो उनका लक्ष्य असंभव नहीं है। विपक्ष की राह में आगे कई चुनौतियां भी हैं। दरअसल विपक्षी एकता में शामिल कई दलों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। उनके हित टकरा सकते हैं। कई राज्यों में वो खुद ही आमने सामने हैं। उनकी लड़ाई भी आपस में ही है। निजी हितों के टकराव की आशंका बनी रहेगी। उन्हें एक मंच पर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। एक चुनौती ये भी है कि विपक्ष की एकजुटता एनडीए को भी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। कई दल जो अभी किसी खेमे में नहीं हैं, उनके एनडीए के साथ जाने की संभावनाएं रहेंगी। एनडीए की ओर से ऐसा प्रयास भी शुरू हो चुका है। बिहार में जीतन राम मांझी का दल हम इसका एक उदाहरण है। इस तरह से एनडीए का विस्तार भी विपक्ष के लिए एक चुनौती होगा। बैठक में पहले तक विपक्षी दलों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। इन सबके बीच सभी बड़े दलों के नेताओं का साथ आना तमाम कयासों को खत्म कर गया है। वो समझाने में सफल रहे कि एक के खिलाफ एक उम्मीदवार तय करना उतना मुश्किल भी नहीं है। सीएम नीतीश कुमार की राहुल समेत तमाम नेताओं ने सबको एक प्लेटफॉर्म लाने की सफल कोशिश की प्रशंसा की। उनकी पहल का ही परिणाम था कि एक साथ इतने दल मिलकर बैठ सके। आगे भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण ही रहेगी, लेकिन सबके मन में ये सवाल है कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव ये सभी पार्टियां मिलकर साथ आकर लड़ पाएंगी। तो आज इसी को लेकर खास चर्चा की जाएगी। सवाल ये कि आखिरकार विपक्ष कितना एकजुट और ये एकजुटता कितनी आने वाले वक्त में दिखाई देंगी। कल की बैठक हुई। बैठक के बाद कई तरह की चर्चाओं पर विराम भी लगा। कई तरह के जो कयास लग रहे थे उन पर विराम भी लगा। लेकिन एक सवाल जो अभी भी उमड़ रहा है वो ये कि 2024 में किस तरह की एकता कायम रखने में विपक्ष कामयाब होगा। इसी को लेकर आज की खास चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का खास परिचय। जयकरण वर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस नेता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम। कुंवर अजय सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता जेडीयू जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय चक्रवर्ती हमारे साथ, टीएमसी प्रवक्ता जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव निगम जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयकरण वर्मा जी, कल की बैठक के बाद ऐसा लग रहा था कि नेता तो कई हैं लेकिन दिल भी क्या इन सभी नेताओं के मिल चुके हैं। ममता ने कह तो दिया कि दिल बड़ा रखना होगा। क्या कुछ रहा बैठक में? किस तरह विपक्ष अपनी एकता दिखा रहा है? क्या इस बैठक के बाद एक नई तस्वीर देखने को मिल सकती है? देखिए, कल की बैठक के बाद एक चीज साफ हो चुका है कि भारत देश में जो हालात माननीय मोदी जी की सरकार ने पैदा किया है उससे एक बात साबित हो गई कि पूरा देश के जो भी विपक्ष के दल हैं, नेता हैं, वो सब इस देश को बचाए रखना चाहते हैं और उसी का एक अंश पटना में आपको देखने को मिला। बात इस बात की नहीं है कि उन दलों का क्या होगा, छोटे दल का क्या होगा, बड़े दल का। बात आज इस पे एक संदेश निकल कर आया कि अब देश को बचाया जा सकता है। माननीय मोदी जी के जो गलत नीतियों के कारण यह देश हमारा बर्बाद हो जा रहा है, गिरता जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब ये सारे विपक्षी दल मिल करके एक नई ऊर्जा के साथ नई सरकार बना करके
हम अपने देश को बचाने में कामयाब होंगे, जनता के हितों की लड़ाई लड़ सकेंगे, जनता के हक हकूक को अब मोदी जी के इरादे मार नहीं सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इरादे जो इस देश को बेच करके हम जो हमारे देश की सरकार चलाना है, उस पर अब मोदी सरकार कामयाब नहीं होगी। मुझे खुशी है कि देश के सारे नेता जो एक विचार रखते हैं, एक देश को बनाना चाहते, एक मंच पर आकर के इस आपातकालीन सरकार को जवाब देने कह रहे हैं, एक विचार के हैं, यानी कि विचारधारा सबकी एक है, ये समझा जाए। निश्चित विचारधारा देखें, जब देश की बात आती है तो हर आदमी की विचारधारा एक आ जाती है। आज जयकरण वर्मा को बनने बिगड़ने की चिंता नहीं है, लेकिन देश अगर बर्बाद होगा तो यही विचारधारा बदल जाएगी। जब बंटवारा होगा तो यही विचारधारा कहीं बदल ना जाए। संजय जी हैं हमारे साथ, आपके पास भी आऊंगी। संजय जी, बैठक में ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल बड़ा रखना होगा, लेकिन बंगाल में क्या कांग्रेस इतना बड़ा दिल रख पाएगी? क्या आपको लग रहा है टीएमसी के, चाहे तृणमूल हो या कांग्रेस हो, दोनों के साथ किस तरह से विवाद रहे हैं, किस तरह से टकराव रहे हैं, क्या उन सब पर कामयाबी आप हासिल कर पाएंगे? क्या उन सबको आप कमजोर कर पाएंगे? सबसे पहले एक साधुवाद मैं आपके चैनल को देना चाहता हूँ जी कि आज आपने बीजेपी के प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिसिस्ट इन लोगों को नहीं बैठाल करके आपने बड़ा अच्छा काम किया। ये लोग खामाखाई के लिए जो है डिबेट को जो है भटकाते हैं। आज जिसके विषय में बात हो वो लोग रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाकी बेगानी शादी है, अब्दुल्ला दीवाना बन करके आकर के डिबेट को भटकाने का और जबरदस्ती जो है झगड़ा करवाने का काम करते रहते हैं, मतलब कुछ नहीं होता। तो कई दिनों से मैं लगातार देख रहा था, लेकिन आपका साधुवाद है, आपके चैनल का साधुवाद है, जिससे जो मतलब है आपने उन्हीं लोगों को बुला रखा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देश बड़ा या दल बड़ा, हमारे लिए देश बड़ा, दल बहुत बहुत नीचे आता है, देश सबसे पहले आता है, संविधान सबसे पहले आता है। आज जनता की लड़ाई है, जनता सबसे पहले आती है। अगर जनता नहीं रहेगी, जनता के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी, संविधान नहीं रहेगा, तानाशाही बढ़ती चली जाएगी, तो हम दल वाले क्या करेंगे? तो इसीलिए ममता दीदी ने कहा था कि दिल बड़ा रखना पड़ेगा। और ये बात ममता दीदी ने, ये बात उद्धव ठाकरे जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उद्धव ठाकरे जी ने एक बात कही थी कि बहुत सारे पत्रकार इस बात को लेकर के जाएंगे कि कितने लोग आए, बहुत सारे पत्रकार इस बात को भी कहेंगे कितने लोग नहीं आए, नेगेटिव उसको वातावरण फैलाएंगे, तो ऐसा भी होगा। लेकिन जो लोग हैं, हम उन सबके स्वागत करते हैं। 18 दलों को, वो भी मेन 18 दल, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे दल, कम से कम लगभग मेन दल सब लोग आए। तो ये एक बहुत बड़ा एक नीतीश कुमार जी को दल आए, प्रतिक्रियाएं भी हुई, चर्चा भी हुई, सहमति बन पाई क्या उन मुद्दों को लेकर जिन पर सवाल उठ रहे हैं? ममता और कांग्रेस की जबरदस्त तरकीब बंगाल में हाँ आते हैं, मैं बताता हूँ। पहली बात देखिए क्या होता है कि एक सबसे बड़ी चीज एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इकट्ठा होना। दूसरी बात, कल कोई हम लोगों ने रैली नहीं किया, हाथ उठा करके रैली नहीं किया, तो 1 by 1 सबने अपना अपना विचार रखा। सारे जितने लीडर थे सबने अपना अपना विचार रखा और सबने एक सुर में एक बात कही कि देश का संविधान, देश के लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए बड़ा दिल दिखा करके हमें काम करना होगा। अब रही बात कि हम सीटों के बंटवारा, अभी इसके लिए दूसरी मीटिंग 10 जुलाई को प्रस्तावित है। उसके बाद फिर भी मीटिंग होगी, 2-3 मीटिंग और होगी, ताकि जो है एकदम परफेक्ट रूप से एक सही नीति के साथ हम चल सके और इस देश में इस तानाशाही के खिलाफ, इस अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ हम भरपूर दम के साथ लड़ सके और इनको सत्ता से उखाड़ के बाहर कर सके। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी और इसी पे हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। और नीतीश जी को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वो काम मुमकिन कर दिखाया जो कि बार बार लगातार सवाल हम लोग को उठाए जा रहे थे कि क्या एक साथ आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और कांग्रेस का इसमें यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होगा, बड़े भाई का रोल होगा, बहुत उनको भी बहुत अच्छे से जो है इन सब चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा। तो मैं कांग्रेस का भी बहुत धन्यवाद दूंगा। राहुल जी आए, खड़गे जी आए, उन्होंने अपने विचार रखे। तो मैं इन सबको जो है, केजरीवाल जी आए, बड़े भाई की केजरीवाल जी आए, वो भी आए, उन्होंने भी अपने वो वहाँ पे आकर के वो एक दिन पहले आकर के भी करने पड़ते हैं। संजय जी, बड़े भाई की भूमिका में अगर कांग्रेस है तो आप देखते हैं परिवारों में बड़ा भाई
बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस कर देता है अपने से छोटों के लिए, तो क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो बड़ा सवाल है। चलिए अजय सिंह जी हमारे साथ हैं। हाँ, आऊंगी आपके पास बारी बारी से सबसे प्रतिक्रिया। अजय सिंह जी, किस तरह की बैठक और बैठक के बाद जो तस्वीर निकल कर आई, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि कौन से दल आएंगे, और इसके लिए सभी शुक्रिया कर रहे हैं नीतीश कुमार का कि एक मंच पर कम से कम एक तस्वीर, वो एक पोर्टफोलियो बनाने में आप कामयाब तो रहे, क्योंकि अलग अलग पिक्चर को कोलाज बनाने से बेहतर है कि एक प्रोफाइल में आप सबको एकजुट करने में कामयाब रहे। अब ये एकजुटता कितनी काम आने वाली है चुनावों को लेकर, ये एकजुटता जनता के बीच में कितनी जाएगी, ये एकजुटता वोटों में तब्दील कितनी होगी? ये कल जो तस्वीर आपने देखा, ये 2024 के बाद की तस्वीर है। ये कौन से लोग थे? ये वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, लोकतंत्र प्रहरी हैं, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जो जनता के दिलों पे राज करते हैं। ये तानाशाह हिटलर जो देश की सत्ता है, बहुरूपिया उसको हम लोग कहते हैं, वो चाय बेचते बेचते देश को बेच रहा है। ये जनता इसको समझ चुकी है, और ये हम विपक्षी दल वाले भी समझ रहे हैं कि हमारे पैर का कांटा कोई और नहीं निकालेगा, उसे हमें ही निकालना होगा। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो आपने देखा कि दिल मिला कि नहीं, दल तो मिल गया, दिल मिला कि नहीं। अरे दल भी मिला और दिल भी मिला, और आगे देश की सत्ता भी मिलेगी। और यही चीज हम आप फिर महत्वाकांक्षाएं भी मिलनी चाहिए। ये जो भी चीजें हैं आपके माध्यम से और आप लोगों को भी अवगत कराया जाएगा कि ये जो भी कल के मीटिंग में जो लोग इकट्ठा हुए थे, ये लोकतंत्र प्रहरी हैं, जो लोकतंत्र के स्तंभों को सत्ताधारी तानाशाह ध्वस्त करता जा रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी तीनों का दुरुपयोग कर रहा है, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। कबीर जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये देश में जो बहुरूपिया चौकीदार तानाशाह बनकर बैठा है, ये केवल मन की बात करता है, काम की कोई बात नहीं करता है। विदेशों में जाकर लोकतंत्र की बात करता है, ठीक है, और हिंदुस्तान में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाता है। राष्ट्रपति पद का अपमान करके गणतंत्र का धज्जिया उड़ाता है, और स्वयं संगोल सरकार बन जाता है। वो देश के ऊपर राजशाही व्यवस्था थोपना चाहता है। तो इस व्यवस्था को हम लोग होने नहीं देंगे, और देश की जनता हमारे साथ है। ठीक है। और मैं फिर बता दूं, ममता दीदी ने कल कहा था कि हम विपक्षी दल वाले नहीं हैं, हम मुख्य फ्रंट हैं। देश के तानाशाह सत्ता को उखाड़ फेंकने का हम लोगों ने संकल्प कर लिया है, और आगे इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, और समय समय पे आप लोगों को अवगत कराएंगे। चलिए, इंतजार है हमें भी उन्हीं सब चीजों का। संजीव जी, कांग्रेस और केजरीवाल की सियासी दुश्मनी अक्सर देखने को मिली है। दिल्ली में कांग्रेस को हराकर आप आए, पंजाब में आपने कांग्रेस के लिए जिस तरह की रणनीति अपनाई, कैसे लोगों के बीच आप ये संदेश पहुंचाएंगे कि हम सब एक हैं, हम एक विचारधारा वाले हैं? एक तरफ कैंपेन में आप बड़े बड़े आरोप, भ्रष्टाचार से लेकर सभी चीजें लगाते हैं, उसके बाद कैसे लोग ये समझ पाएंगे, लोग कैसे विश्वास कर पाएंगे कि ये वो विपक्ष है जो एकजुट है, ये अलग अलग नहीं है, ये बिखरा हुआ नहीं है? नहीं, देखिए, जब विपक्ष जो है एक तैयार हो रहा है तो उसमें कुछ मुद्दे हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं जब बैठ रहे हैं। एक पहला मुद्दा तो यही है कि 24 में किस तरीके से हम इनको शिकस्त देंगे, इनको परास्त देंगे। आपको आवाज आ रही पूजा जी? जी बिल्कुल। किस तरीके से, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आप प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू होता है। आप चैनल भी शुरू करती हैं, तो उसको आप देख लेती हैं कि एक महीने में उसका क्या रिजल्ट रहे हैं,
और फिर अब फाइनल उसकी लॉन्चिंग होती है। ठीक है। तो जो 24 के पहले एक तरीके से ये बड़ा सुनहरा मौका है कि जैसे ही मानसून सत्र शुरू होगा, इसमें अध्यादेश के जो जारी किया है इसके लिए बिल लेकर के आएंगे ये लोग संसद में। तो अगर इसमें एक तस्वीर उभर करके सामने आ जाती, संजीव जी, यही तो सवाल उठ जाता है और यही तो परेशानी आ जाती है कि कहा जाता है कि अपनी जो पार्टियां हैं अपने मुद्दे लेकर चल रही हैं। आप सिर्फ अध्यादेश को देख रहे हैं। अध्यादेश जो है दिल्ली में लाया है वो बाकी के राज्यों में लाया जाएगा। ये जो है किसी एक राज्य के लिए नहीं है। हाँ। दिल्ली आधा चौथाई राज्य है, ठीक है, लेकिन ये जो है कल दूसरे राज्यों के ऊपर भी इसी तरीके का आक्रमण हो सकता है और होने के पूरे वो दिल्ली में एक प्रयोग कर रहे हैं कि संयोग नहीं, वो प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता, हालांकि खड़गे साहब ने अभी कल भी सुना, उन्होंने कोई मना भी नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि भी जल्दबाजी है और अभी जब संसद के अंदर का मसला है शुरू होगा तो हम उसमें तब निर्णय लेंगे। तो अभी ऐसी कोई तस्वीर कोई साफ उभर करके नहीं आई है कि ऐसा है या मतलब वो पक्ष में है या विपक्ष में है, लेकिन चूंकि ये मसला देश का है, अगर संजीव जी मान लीजिए सत्र में अगर एकजुटता नहीं दिखती और दिल्ली का मुद्दा, आपके अध्यादेश का मुद्दा बाकी के दल नहीं उठाते, तो भी यही एकजुटता दिखाएंगे आप, तब भी विपक्ष एकजुट रहेगा? पूजा जी, इसका जवाब अभी तो मेरे पास नहीं है। ये समय आने पर ही इसका जवाब निकल करके आएगा। क्या लग रहा है आपको, बंगाल के दुश्मन दिल्ली के दोस्त कैसे बनेंगे? तरह तरह की चर्चाएं इसको लेकर है और कांग्रेस को जैसे बार बार, क्योंकि सारा दारोमदार, सारा दायित्व कहा जा रहा है कांग्रेस पर, एक बड़े भाई की भूमिका भी निभानी है, ये भी आपको कहा गया है, कैसे निभाई जाएगी वो? आवाज मिल रही है आपको? जयकरण जी, आप ही से सवाल। हाँ पूजा जी, पूजा जी देखिए, बार बार सारे पैनलिस्ट ने आपके सामने कहने का काम किया कि ये सत्ता का मामला नहीं है, किसी दल का मामला नहीं है, संविधान और देश का मामला है। और जब देश और संविधान का मामला होता है तो उसमें आपसी खींचतान नहीं हो पाती और ना होना चाहिए, ना हो रही है। आज आपने बार बार कहने का काम किया कि कांग्रेस बड़ा भाई, छोटा भाई या उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो कांग्रेस इसके पीछे भी कहीं खड़ी नहीं हो रही है। कांग्रेस बढ़ चढ़ करके अपने उन साथियों के साथ खड़ी हो रही है जिससे इस देश को बचाया जा सके। इसमें जिस प्रकार से तमाम मीडिया चैनल या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके नेता, यहाँ तक कि अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में जो भाषण देते वक्त कहा ये कैसा गठबंधन है, तो अमित शाह जी शायद ये सत्ता लोभी लोग हैं, इनका इतिहास देखिए तो ये डरपोक लोग हैं। डरपोक सब पूजा जी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको अब डर है कि अगर जो इनकी सत्ता आई और अगर ये देश बना रहा तो इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारे दल मिल करके इस देश को बचाने की मुहिम जो चला रहे हैं, देश में एक नई सरकार बनाने की जो आस लगाए बैठे हैं, ये सत्ता के लोग अब इससे डर चुके हैं। उनको पता है कि देश से उन्होंने जी, लोगों के बीच में ये भी तो सवाल उठता है ना, जिस आप नए परिवर्तन की बात कर रहे हैं उस परिवर्तन में मुख्य चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे पर लड़ाई लड़ी जाएगी, कौन वो ऐसा चेहरा? हाँ पूजा जी देखिए, आप एंकर हैं, आप भी समझती हैं कि ये चेहरे की लड़ाई के लिए यहाँ बैठक नहीं हुई, ये हमारी एकता के लिए। हम एकजुट एक खंभे में कैसे, एक गुलदस्ते में कैसे हमारे विपक्षी दल, हमारी एकता मजबूत रहेगी, सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा। जैसे गुलदस्ते में फूल होता है वैसे हम एक गुलदस्ते में सारे दल को समेट करके कैसे बनेंगे, इस पर चर्चा हुई। जब इतनी चर्चा हो सकती है हमारे आप इनके बीच में, तो चेहरा कौन होगा ये भी हमारी अगली से अगली बैठक में तय हो जाएगा। यानी कि उसको लेकर भी सहमति बन सकती है। और इस बीच क्या स्थिति संजय जी, क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले भी हुआ है उत्तर प्रदेश में, हमने देखा कि 2017 में, 2019 में, 2015 में बिहार में ये फॉर्मूला फिट नहीं हो पाया। क्या आपको लग रहा है इस तरह के फॉर्मूले को, इस तरह के एक्सपेरिमेंट को लोगों के बीच में ले जाने के लिए किस चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि बीजेपी भी देखिए एनडीए को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए जुट गई है। ऐसा नहीं है कि आप ही विपक्षी एकता दिखा रहे हैं, वो भी अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिशों में लगातार जुड़ गई है। एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, आपने पिछले 9 साल में स्मृति ईरानी को 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा एक दिन के अंदर? नहीं देखा होगा। वो बड़े बड़े मुद्दों पे नहीं बोलने आती है। कल 2 बार आई, सुबह भी आई, शाम को भी आई।
और गिना क्या रही थी, उन्होंने किसी के बाल पकड़े तो किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, मतलब कितने बचकाने हरकतें वाली बात बोल रही थी। खुद स्मृति ईरानी 2004 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोली थी कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन में अनशन करूंगी, आमरण अनशन करूंगी। वो अपनी चीजों को भूल जाती है, दूसरों का बड़ा याद रखती है। ये बीजेपी की एक सबसे बड़ी परेशानी है। मैं आपको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता निकलता है देश का, जो प्रधानमंत्री का। उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा जो पिछले महीने का मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका का चुनाव हुआ था 199 सीटों में, उसमें बीजेपी सिर्फ 184 पाई थी, 84 पाई थी, और बाकी विपक्षों को 121 मिले थे। यानी कि जनता इतना त्रस्त है कि निर्दलीय खड़ा हुआ था, जो भी खड़ा हुआ था बीजेपी के आगे, उसको वोट दे दिया। दूसरा, न्याय पंचायत की चुनाव हुआ था 544 को, बीजेपी को सिर्फ 198 मिले थे, 346 सीटें मिली थी अन्य को। ठीक है। तो आप ये पिछले महीने का मैं आपको बता रहा हूँ, नगर पंचायत के चुनाव में गांव-गांव में इसमें ये अगर ये हालत है, इतनी दुर्दशा है बीजेपी की, जबकि बीजेपी ने सारी सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो बीजेपी की दुर्दशा इस तरीके से है, और हमें केवल और केवल एक विकल्प के रूप में रखना है। हमारे पास प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भी जो है मुख्यमंत्री थे। तो हमारे पास तो एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस लोग हैं। तो हमें प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है, हमें देश की चिंता है, लोकतंत्र की चिंता है, चाणक्य की चिंता है, संविधान की चिंता है। ज्यादा बुद्धिजीवी कहा जाता है, जब एक साथ होते हैं तो फिर बात मन नहीं पाती, इसीलिए तो कहा जा रहा है टकराव की स्थिति ज्यादा रहेगी। अजय सिंह नहीं, तो ऐसा भी नहीं कि चाय वाले तड़ीपाल लोग भी आ जाए देश के अंदर। ठीक है, तो देश की हालत तो देख ही दिया, तो इससे अच्छा बुद्धिजीवी है, कम से कम समझदार तो होंगे, समझदारी के साथ देश को चलाएंगे। ये तो होगा ना। संजय जी सबको वक्त दे रहे हैं। अजय जी, पहले चरण में तो नीतीश कहा जा रहा सफल रहे, दूसरे चरण की तैयारी किस तरह की, उसका नेतृत्व कौन करेगा, किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी? फिर देखिए, जैसे पटना की मीटिंग आपने देखा, ठीक, और आप संतुष्ट हो गए कि हम लोग आपस में इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं, तो एक न एक दिन हम आपको भारत गणराज्य का पीएम वाला चेहरा भी देंगे, जो लोकतांत्रिक तरीके का होगा, तानाशाह हिटलर नहीं होगा जो वर्तमान में है। ठीक है, जी मेरे पास समय की कमी है, इसमें निगम जी से भी प्रतिक्रिया। अच्छा, देखिए समय नहीं है मेरे पास, माफी चाहूंगी, समय नहीं है। संजीव जी जल्दी से प्रतिक्रिया, फाइनल कमेंट्स। देखिए ये प्रयास चल रहे हैं और एक अच्छा संकेत है। तो और अभी भी 10 या 12 जुलाई को जो शिमला में मीटिंग प्रस्तावित है, हो सकता है उस मीटिंग से पहले या तब तक एक अच्छे और संकेत मिल जाए, तो एक बेहतर परिणाम होने की पूरी संभावना है। अभी सब पॉजिटिव ही चल रहा है, अच्छी बात है। चलिए, परिणाम के साथ दल तो सब मिल गए हैं, लेकिन आपस में ये दिल कितने मिलेंगे देखना होगा। बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का, आप हमारे साथ जुड़े और विपक्षी एकता को लेकर आज की खास चर्चा हमने की। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।